हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं ऊर्जा के स्रोत में ईंधन। जैसा कि हम लोग कई क्लास से पढ़ रहे हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, उसी में से एक टॉपिक हम लेकर आए हैं आज, फ्यूल यानी ईंधन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ईंधन क्या है। यह एक जो ईंधन है यह एक ये जो है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह तीन रूप में मुख्यतः पाए जाते हैं। ईंधन का जो रूप होता है यह कितने रूप में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो तीन रूप में। पहला होता है ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। तो इस तीन रूप में जो है ईंधन मिलते हैं हम लोगों को। जो ठोस ईंधन है, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि ये ठोस ईंधन किस रूप कहाँ पर पाया जाता है और ये प्राकृतिक है या कृत्रिम है। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो ठोस ईंधन है इसका इसमें जो है ना कार्बन की मात्रा अधिक होता है, यानी कार्बनिक मात्रा ज्यादा होने के कारण से इसका जो ऊष्मा होता है वो अधिक होता है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 1 kg हम ठोस पदार्थ को जलाएं, ईंधन को जलाएं, तो कितना हमारा ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो इन सभी के तुलना में इसमें अधिक मिलेगा हमको। यानी कार्बनिक पदार्थ होने के कारण इसमें ऊष्मा क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन ठोस जो ईंधन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, यह कुछ प्राकृतिक भी है और कुछ कृत्रिम भी है। जैसे प्राकृतिक से जो हम लोगों को ठोस में मिला है वो है लकड़ी, वो है लकड़ी, यह प्रकृति से मिला है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात कर लें तो पीट, यह प्रकृति से मिला हुआ है। और द्रव में अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम, यह प्रकृति से मिला हुआ है। और गैस में बात कर लें तो प्राकृतिक गैस, ये कुछ हमें प्रकृति से मिला है। ये ईंधन का एक अच्छा स्रोत भी माना जाता है इन सबको कि लकड़ी, पीट। जैसे पीट लकड़ी जो होता है ये आपको जंगल से पेड़ पौधा जो आप काटते हैं, जो लगाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और इसको हम लोग परंपरागत ईंधन का स्रोत इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब हम लोग एक पेड़ को काटते हैं तो उसके जगह पर नया पेड़ हम लोग लगा देते हैं, यानी दूसरा पौधा लगा सकते हैं, फिर से वो कुछ वर्षों के बाद फिर से ईंधन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये लकड़ी और कोयला, लकड़ी से ही कोयला बनता है, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि लकड़ी को कोयला का रूप धारण करने में कितना वक्त लगता है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि 300 मिलियन वर्ष अगर वो कोई भी लकड़ी मिट्टी के अंदर दब जाए और ताप और दाब निरंतर उस पर बना रहे तो वह लकड़ी धीरे धीरे किसका रूप धारण कर लेता है? कोयले का। लेकिन लकड़ी और कोयले का रूप लकड़ी से कोयला का जो रूप बदलने का प्रक्रिया होता है, उसमें जो पहला स्टेप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीट कहते हैं। और वहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो है ना, इसमें कार्बनिक पदार्थ थोड़ा कम होता है, ये भूरा और काला रंग दोनों में पाया जाता है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रकृति का ही रूप है। और इसके बाद हम लोग इसके अलावा जो कोयला वगैरह है ये भी प्रकृति का है, लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम में भी ठोस ईंधन हम लोग तैयार किए हैं। अगर कृत्रिम की बात कर रहे हैं तो कृत्रिम में होता है चारकोल। चारकोल क्या है ना, इसको मतलब हम लोग क्या करते हैं? कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। जैसे लकड़ी, पीट, कोयला ये सब जो हम बता रहे थे ये कृत्रिम का है, लेकिन चारकोल क्या है? यह कृत्रिम है। ये प्रकृति और ये कृत्रिम। तो कृत्रिम किसको कहते हैं? जो मनुष्य बनाए, जो वैसा ईंधन जिसे मनुष्य तैयार किए हैं। तो चारकोल तैयार करने के लिए क्या करते हैं कि लकड़ी को जलाया जाता है, और जलाने के बाद जब वह पूरी तरह से जल गया तब तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह वेस्टेज है, मतलब वो राख हो जाता है।
अवांछनीय पदार्थ हो जाता है। लेकिन उसको चारकोल बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, लकड़ी को आधा जलाना पड़ता है। मतलब उसे हम लोग आग में तो देते हैं लेकिन वो पूरी तरह से उसे जल ना पाए और उससे पहले ही उसे हम निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद उसे फिर उस आग को बुझा देते हैं। और बुझने के बाद आप देखेंगे कि उसको लकड़ी को जब हम लोग ठोकते हैं तो उससे ना छोटा छोटा हिस्सा बाहर निकलने लगता है। तो उसका नाम हम लोग क्या डालते हैं, चारकोल। लेकिन ये चारकोल बना कैसे, उसे हम लोगों ने क्रिया के क्रम में तैयार किया। मतलब उसे आग में डाला, फिर उससे बाहर निकाला और इस प्रक्रिया में चारकोल तैयार हुआ। तो इसको हम लोग एक प्रकार से ठोस ईंधन ही कहते हैं। लेकिन यह कैसा होगा, कृत्रिम होगा। अब रहा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है यह प्रकृति का देन है, यह प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। लेकिन पेट्रोलियम से क्या है ना कि आज बहुत सारी चीजें बनाई गई है। आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि पेट्रोलियम से हम किस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि बनाते हैं, गैस, इस कैसे कैसे हम लोग इसका तैयार करते हैं इसको। तो ये पेट्रोलियम से, ये पेट्रोलियम तो हो गया प्राकृतिक ईंधन। लेकिन इसके अलावा अगर हम कृत्रिम की बात करें तो क्या हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन आदि। ये सब क्या है ना, ये कृत्रिम ईंधन है जो बहुत ही अच्छा ऊष्मा का हम लोग जनक कह सकते हैं, बहुत अच्छा ऊष्मा ये भी उत्पन्न करता है। तीसरा जो हम बोल रहे थे गैस, गैस में प्राकृतिक गैस, ये तो प्राकृतिक का है इसलिए हम लोग नाम भी इसका क्या दिए हैं, प्राकृतिक गैस। लेकिन कृत्रिम में कैसे बनता है, तो कृत्रिम में इसको तैयार किया जाता है कोक ओवन गैस। कोक ओवन गैस, उसके अलावा सेमी कोक ओवन गैस, सेमी कोक ओवन गैस और प्रोड्यूसर गैस आदि। ये जो है ना गैस से कृत्रिम विधि के द्वारा इन गैसों को तैयार किया जाता है। तो हम लोग देखिए कि जो फ्यूल होता है, फ्यूल का मुख्य रूप कितना है, तो 3 रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से रूप में, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस में, द्रव में और गैस में। अब ये तीनों को हम लोग ये भी जान लिया कि कितना प्राकृतिक से मिलता है और उसमें से हम लोग क्या क्या कृत्रिम रूप से बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को जानना यह है कि इन तीनों में से उत्तम ईंधन कौन सा है। मतलब ये ठोस वाला है, द्रव वाला है या गैस वाला है, उत्तम ईंधन कौन है, किसे हम उत्तम ईंधन कह सकते हैं। तो आपको पता होगा कि उत्तम ईंधन वह ईंधन होता है जो सरलता से प्राप्त हो, मतलब आसानी से मिल सके। ऐसा नहीं कि ईंधन बहुत बढ़िया है लेकिन ईंधन खोजने के लिए हमको यहाँ से अमेरिका जाना पड़े या फिर कोई दूसरा देश जाना पड़े या अपने देश में से कई राज्य को हमको खोजना पड़े तब हमें वो ईंधन मिला, तो वो उत्तम के कैटेगरी में नहीं आएगा। वो खूब बढ़िया, उसे कोई मतलब नहीं है। मतलब उत्तम कैटेगरी में तभी होगा जब उसे हम कह सकेंगे वो सरलता से मिल जाए। पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो सरलता से मिले। दूसरा, जो सस्ता है। अब ये नहीं कि खूब बढ़िया है तो मतलब रेट भी बहुत ज्यादा है। अगर रेट बहुत अधिक है तो फिर भी वो उत्तम कैटेगरी में नहीं आ सकेगा। मतलब उसका दर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तीसरा, जिसका भंडारण सरल हो। चौथा, अनुरक्षण आसान हो। अनुरक्षण यानी रख रखाव जो होता है वह सरल हो। ऐसा नहीं कि अब रखने के लिए पता चले कि 1 किलो ईंधन को रखने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली खर्च करना पड़ रहा है, तो फिर वो उत्तम ईंधन में नहीं आएगा। ये सब गुण जिसमें हो, इसके अलावा भी जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता हो, जो पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता हो, जलने पर अवशिष्ट नहीं या नहीं के बराबर बचता हो, ये सब गुण जिसमें मिल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उत्तम ईंधन कहेंगे। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, इनमें से ये सारा गुण किसमें मिलता है। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि उत्तम ईंधन, क्या कोई ईंधन उत्तम ईंधन है, क्या कोई ईंधन उत्तम ईंधन है।
उत्तम ईंधन है, बहुत सारा ईंधन उत्तम ईंधन है। जैसे में गैस आपको आसानी से मिल जाता है। गैस खरीदने के लिए आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता है। इसका संरक्षण भी बहुत आसानी से है, भंडारण आसानी से कर लेता है आदमी, कीमत भी सस्ती है, जलने पर कोई अवशिष्ट नहीं बचता है, पर्यावरण को दूषित नहीं करता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो गैस में वो सारा कंडीशन अप्लाई हम कर सकते हैं, जितना कि हम अभी तुरंत पढ़े कि ये सब जिसमें होगा, ये सब गुण जिस ईंधन में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम ईंधन कहेंगे। तो कौन है उत्तम ईंधन? गैस उत्तम ईंधन है। इसके अलावा हम द्रव पदार्थ में जो भी है, पेट्रोलियम वगैरह, डीजल, पेट्रोल, ये भी उत्तम ईंधन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद जो उत्तम ईंधन के कैटेगरी में आता है वो आता है ठोस, यानी ये उत्तम ईंधन है परंतु गैस के तुलना में कम है। गैस के तुलना में क्या है, कम है। मतलब गैस अच्छा उत्तम ईंधन है, सेकंड उत्तम ईंधन द्रव को मानते हैं और थर्ड में ठोस को मानते हैं। क्लियर? अब हम लोगों को क्या समझना है इसमें कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पृथ्वी पर क्या कोई ऐसा ईंधन है, कोई ऐसा ईंधन है जो प्रकृति को नुकसान नहीं करता। मतलब नुकसान नहीं करता हो का अर्थ ये नहीं है कि वो उत्तम है तो नुकसान नहीं करेगा। जैसे ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोई ऐसा ईंधन है, कोई ऐसा ऊर्जा है जो प्रकृति में कोई नुकसान नहीं करता हो, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नहीं। ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जो प्रकृति में कोई नुकसान नहीं करता हो। बेसिकली ये हो सकता है कि कुछ ईंधन ज्यादा नुकसान करते हैं तो कुछ कम करते हैं। जैसे हमारा एक आंसर होगा सौर ऊर्जा, कि सौर ऊर्जा जो है प्रकृति में नुकसान नहीं करता है, उसमें कोई मतलब धुआं नहीं होता है या फिर उसे प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि हर जगह आपको धूप मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सोलर ऊर्जा जो है उसको हम लोग कह सकते हैं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन सोलर ऊर्जा भी जो है ना प्रकृति का क्षय करता है, उसमें भी प्रकृति को नुकसान करता है। वो अगर सोलर सेल ज्यादा लगेंगे तो हमारे जो ओजोन परत है उस पर उसका कुछ रिएक्ट बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ना वो नुकसान कहीं ना कहीं करता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं करता है, परंतु वो नुकसान फायदे की तुलना में नगण्य है, इसलिए उसको एक अच्छा स्रोत मान लिया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ठोस, द्रव और गैस, इसके अलावा जो सोलर ऊर्जा है, इन सभी में उत्तम ऊर्जा कौन है और क्यों उसको माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी प्रकार के और भी टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।